जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष जो पठानकोट से जुड़े हैं, भाई अश्विनी शर्मा जी, और हमारे चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब के विभिन्न शहरों से और देश विदेश से जुड़े हुए बलराम जी दास टंडन जी के सभी प्रेमीगण, आज इस द्वितीय स्मृति व्याख्यान में मुझे आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं संजय टंडन जी के परिवार का धन्यवादी हूं और उन्होंने मुझे निमंत्रित किया कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लूं। मेरा उनके साथ पारिवारिक रिश्ता है, लंबे समय तक हमने उनके साथ काम किया और बहुत सी प्रेरणाएं स्वर्गीय बलराम जी दास टंडन जी से हमने ली और साथ ही साथ वो संस्कार हमने संजय जी में देखे और संजय जी के साथ भी मुझे बहुत लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। आज उन्होंने मुझे इस व्याख्यान में आने का सौभाग्य दिया, मैं उनका धन्यवादी हूं और टंडन परिवार का धन्यवादी हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मुझसे पूर्व प्रोफेसर राजकुमार जी ने उनका राजनीतिक सामाजिक पक्ष को रखा और संजय टंडन जी ने उनका पारिवारिक पक्ष, एक परिवार के दृष्टि से वो कैसे देखते थे और किन बातों को वो रखते थे और किन संस्कारों की बात वो करते थे, उसको उन्होंने बहुत तफसील से विस्तृत रूप में हमारे सामने रखा है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि बलराम जी दास जी के साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। उम्र में वो मुझसे बहुत बड़े थे, तजुर्बे में वो मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन उनका संबंध एक दोस्त के नाते कैसा होता है, उस तरीके का उनका संबंध मेरे साथ रहा। हमारे वो पार्टी के प्रथम जनरेशन के नेता थे। ही वॉज द लीडर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन और उस जनरेशन में वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आप समझ सकते हैं कि उनका कार्यकाल कितना लंबा रहा। फर्स्ट जनरेशन का नेता, 1921 के बॉर्न, और वह अभी कुछ साल पहले तक जनता की, देश की, प्रदेश की सेवा करते हुए कार्यरत रहे। एक लंबा अवसर उनका सामाजिक राजनीतिक जीवन के रूप में गुजरा। सब लोगों ने बहुत सी चर्चाएं की हैं। हम सब जानते हैं कि बलराम जी दास टंडन जी ने विधानसभा के चुनाव लड़े, 6 बार वो विधानसभा के सदस्य रहे, वो उप मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, वो विपक्ष के नेता रहे, वो गवर्नर रहे छत्तीसगढ़ के। एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए और आज की जनरेशन के लिए और आज की हमारे साथियों के लिए, कि जब वो सामाजिक जीवन में आए, जब वो राजनीतिक जीवन में आए, तो उस समय पाने को कुछ नहीं था, खोने के लिए सब कुछ था। वो एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम सबके बीच में आए थे। वो समय था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम विधानसभा की ड्योढ़ी भी पार करके कभी विधानसभा के अंदर जाएंगे। यह जनसंघ की शुरुआत थी। कोई समझ भी नहीं सकता था कि हम कभी पार्षद बनेंगे। इसलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स। वन इज द पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड अनदर इज पॉलिटिक्स ऑफ पावर। ही वॉज अ पर्सन फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी। एक विचारधारा के लिए समर्पित होकर के जीवन लगाना और अपने जीवन के साथ साथ उस जीवन को, उस विचारधारा के साथ जीना, यह बलराम जी दास टंडन जी से हमको सीखने को मिलता है, हमको समझने को मिलता है और यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या समय था, अमृतसर की गलियों में घूमना, अपने विचार को लेकर के आगे बढ़ना। सब जगह उस समय कांग्रेस कांग्रेस दिखती थी। दूर दूर तक हमारे कहीं सत्ता में आने का सवाल नहीं था, लेकिन उस समय उन्होंने पूरी ताकत से पार्टी को खड़ा करने का काम किया। जनसंघ के दिए को घर घर जलाने का काम किया, घर घर में दिया जलाने का काम किया, विचारधारा की दिया को जलाने का काम किया। हम सबको मालूम है
कि वो विधानसभा में जब गए तो तब से लेकर के उन्होंने पंजाब की राजनीति में एक विशेष अपना योगदान किया, एक अपना विशेष स्थान बनाया। हम सबको यह भी मालूम है कि जब इमरजेंसी लगी तो वो पहले दिन ही अरेस्ट कर लिए गए थे और पूरे 19 महीने वो जेल में रहे। और यहां बैठे मुझे नहीं मालूम कि किन लोगों को कितना इमरजेंसी की याद है, लेकिन मैं उस समय 15 वर्ष का था और मैं स्कूल से कॉलेज की ओर प्रस्थान कर रहा था। तो उन दिनों में जब अरेस्टिंग होती थी तो यह समझा जाता था कि पता नहीं कभी लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं कभी हम जेल की दीवारी से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। उस समय बलराम जी दास टंडन जी ने अपने आप का अरेस्टिंग भी दी, जेल में भी रहे, मीसा DIR दोनों लगी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, ये सब लगा उन पर, सारी धाराएं लगी। और उन्होंने अंदर रह करके सिर्फ अंदर ही, जेल के अंदर ही लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाया, उन्होंने परिवार का और समाज को संदेश देकर के भी जेल के अंदर से मनोबल बढ़ाया। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। और ये छोटी घटना नहीं है। हमारे यहां जेल में साथी, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान में है कि जब वो जेल में थे तो उनके साथी, राजनीतिक साथी बहुत बार दुखी हो जाते थे, बहुत बार उनके मन डिप्रेशन में हो जाता था। बलराम जी दास टंडन जी हमेशा कहते थे, विपरीत परिस्थितियों में ही रास्ता निकालना और आगे बढ़ना, यही जीवन की शैली है, इसी को जीवन कहते हैं, इसी को जीवन मान करके चलते हैं। तो उन्होंने जेल के अंदर भी वो सबको योगदान किया, सबका मनोबल बनाए रखा। बाहर आए, फिर उन्होंने फिर से सरकार में आए, सरकारें चलाई। और एक समन्वय देखिए, प्रकाश सिंह बादल जी हमारे वरिष्ठ नेता, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के और पंजाब के वरिष्ठ नेता, उनके साथ उनका संबंध कोई 2 दिन का नहीं, कोई 2 साल का नहीं, कोई 20 साल का नहीं, जन्म का संबंध। हर दृष्टि से एक बराबरी के स्तर पर सारी बातों को एक दूसरे से शेयर करना, पारिवारिक बातों से लेकर के सामाजिक विषयों के बारे में चर्चा करना, राजनीतिक विषयों के बारे में चर्चा करना, यह उनकी विशेषता थी। मेरा संबंध उनसे, क्योंकि मैं पड़ोसी राज्य से हूं, हिमाचल से हूं, तो समय समय पर मेरा उनके साथ संबंध आता था। जब भी मैं चंडीगढ़ आता था तब भी मैं मिलता था। ज्यादा संबंध मेरा तब आया जब मैं अखिल भारतीय महामंत्री बन गया और जब मैं दिल्ली आया और मैं पार्टी की गतिविधि देखने लगा, तो मैंने एक बात देखी। उस समय तक बलराम जी दास जी ने निश्चय कर लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अब चुनावी राजनीति से अलग हट करके सामाजिक राजनीतिक काम करूंगा। मुझे याद है कि उनका एक बार फोन आया, मैं दिल्ली था, कि मैं आपसे दिल्ली मिलना चाहता हूं। मैंने कहा, आप दिल्ली मुझसे मिलने क्यों आएंगे, मैं आपकी जब भी चंडीगढ़ आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगा, मुझे आना है। मैंने कहा, नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि आप दिल्ली आएंगे, मैं आता हूं। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, मैं आऊंगा। वो आए दिल्ली। मैंने कहा, मैं आपसे मिलने पंजाब भवन आ जाता हूं। बोले, नहीं, मैं कार्यालय आ रहा हूं। ये देखिए समर्पण। हमारे से वो इतने बड़ी उम्र के प्रथम जनरेशन के नेता, और वह कह रहे हैं कि कार्यालय आता हूं। मैंने कहा, ठीक है जी। हम आए, बैठे, चाय पी। हमने कहा, क्यों आना? उन्होंने कहा, देखो, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो पार्टी के बारे में समझता हूं वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। ये तड़प आप समझिए, ये देखिए कि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, उस रास्ते पर पार्टी चल रही है। मन को बहुत खुशी होती है, मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को लगता है कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसको इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों को मैं रखने यहां पर आया हूं। आप देखिए, आप समझिए कि जीवन के शाम पर राजनीति से एक तरीके से अपने आप को अलग रखने के बावजूद वह पार्टी के प्रति कितने चिंतित थे, यह इस घटना से प्रतिलक्षित होता है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, वो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बन गए। बाद में मैं स्वास्थ्य मंत्री बन गया। मैं प्रभारी था, मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर में रुका, दिन भर मैंने काम किया। काम करने के बाद शाम को मैंने
दिल्ली आने का निश्चय किया। मुझे फोन आ गया, कहने लगे, मैंने कहा गवर्नर साहब का फोन है। मैंने कहा गवर्नर साहब, मैं बलराम जी दास जी हैं। मैंने कहा जी, फोन हमने सुना। कहने लगे बिना घर आए कैसे वापस जा रहे हो? मैंने कहा जी गलती हो गई। लेकिन मैंने कहा देखिए, मैं पार्टी का महासचिव हूं और राजभवन वो राजसत्ता का केंद्र होता है, तो मैंने सोचा कि मैं, और गवर्नर को पार्टी के दृष्टि से मैं उस दृष्टि से देखता हूं। उन्होंने सीधे कहा कि बेटा और पिता में कोई संबंध में कोई बीच में गवर्नरी आती है क्या? अपने घर आए बगैर तुम जाओगे क्या? मुझे आज भी याद है कि मैंने फ्लाइट कैंसिल की, मैं दूसरे दिन सुबह गया, मैं सीधा राजभवन गया, वहां रुका, उनके साथ बातचीत की, भोजन किया। उन्होंने मुझसे कहा अगली बार रायपुर में आना हो तो ये ध्यान में रखना कि रहना भी यही है और यहां मुझसे मिले बगैर जाना नहीं है। मैं इसके बाद मैं रहा तो नहीं, लेकिन हां, जब भी मैं रायपुर गया तो मेरा प्रयास रहा कि उनके साथ चाय पी करके जरूर उनसे दो बातें करके, और जब भी मैं मिला उनसे, उन्होंने हमेशा बहुत दूरदृष्टि रखने वाली बातों को हमारे साथ कहा, सबको संभाल करके चलने वाले। आज बलराम जी दास टंडन जी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं तो चलिए बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का कार्य करने वाला व्यक्ति हूं। आप बलराम जी दास टंडन जी के बारे में किसी कांग्रेस के नेता से पूछ लीजिए, उनके जमाने के, आप किसी शिरोमणि अकाली दल के नेता से पूछ लीजिए, आप अक्रॉस दी पार्टी किसी से पूछ लीजिए। एक ऐसा सौम्य व्यक्तित्व, सबको साथ लेकर के चलने वाला और सबको ऑनेस्ट एडवाइस देने वाले, ऐसे थे हमारे बलराम जी दास टंडन। सबको ऑनेस्ट एडवाइस, और वो एडवाइस हमेशा पायस होती थी, पवित्र होती थी। उनका ऑरा ऐसा था कि उनके सामने जाने से बड़े लोग कितने भी गुस्से में हों, वह उनके सामने आने के बाद वैसे ही शांत ठंडे मन से उनके साथ बातचीत करते हुए, और वो हंसते हंसते बड़े से बड़े जटिल समस्याओं का सुझाव करते हुए, और जो रास्ता बताते थे वो कार्यकर्ता लेने के लिए तत्पर हो जाता था। ये था उनका व्यक्तित्व। आज जब हम उनको याद कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि विचारधारा की बात है, अब ये मेमोरियल लेक्चर है, इसलिए मैं इस अवसर को, उस मेमोरियल लेक्चर में कुछ राजनीतिक और कुछ विषयों के बारे में डालने में मेरा लालच है। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं और चूकूंगा भी नहीं, उसके अवसर का मैं उपयोग करूंगा। देखिए, जब मैं आइडियोलॉजिकल दृष्टि से बोलता हूं तो आइडियोलॉजिकल दृष्टि से हमको समझना चाहिए कि वैचारिक पृष्ठभूमि में दो वाक्य, एक महात्मा गांधी के और दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, हमको याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी जी से पूछा कि जब तुम सत्ता में होगे या जब तुम्हारी कभी सरकार होगी, या तुम या हमारे लोग जब सरकार में होंगे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उन्होंने कहा जब भी कोई फैसला करो, फॉर एवरी एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, जो भी फैसला करो, उस फैसले में तुमने एक बात ध्यान रखनी कि समाज का सबसे गरीब व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे अंतिम जगह पर खड़ा व्यक्ति, उसको वह नीति कितनी लाभकारी होगी, यही तुम्हारे निर्णय करने का आधार होना चाहिए। यह महात्मा गांधी ने कहा था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था कि कोई भी नीति बनाओ और किसी भी काम को करो, हमेशा ध्यान रखो कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को उसका क्या लाभ है, वह कितना उससे मजबूत होता है, उसको कितनी ताकत मिलती है, वह कैसे आगे बढ़ता है, इसकी चिंता करो। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि नर ही नारायण है, उसी की सेवा करो और अंतिम व्यक्ति की सेवा करो। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय करो। आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं इन बातों की चर्चा कर रहा हूं तो जिस आइडियोलॉजी के लिए बलराम जी दास टंडन जी ने अपना जीवन दे दिया, जिस आइडियोलॉजी के लिए, जिस विचारधारा के लिए बलराम जी दास टंडन जी अपने जीवन भर लगे रहे, आज उसको हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार से साकार होते देख रहे हैं, उसको हम स्पष्ट रूप में पूरा होते हुए देख रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और मुझे लगता है
कि बलराम जी दास टंडन जी के लिए भी, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए आज भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कर्तृत्व के साथ आगे बढ़ी है, वो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं कि अंत्योदय की बात, तो मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बातों को रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। इसके पीछे आधार है, जिस आधार को हमको समझना चाहिए। मित्रों, जितने भी स्कीम्स, जितने भी योजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की स्कीम्स के रूप में सामने आई हैं, उन्होंने समाज का सामाजिक परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति को ताकत देने का काम किया है। मैं पहली स्कीम का उदाहरण लेता हूं आपको, उज्ज्वला। जब मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं तो हम आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 8 करोड़ बहनों के घरों में सिलेंडर और चूल्हा यह पहुंचाने का इंतजाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अब हमारे से बहुत से लोग चर्चा करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं वी शुड नो द इंपैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज, दीज प्रोग्राम्स। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द प्रोग्राम। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, यह विमेन एम्पावरमेंट का इतना बड़ा काम है। यह गैस का सिलेंडर और चूल्हा देना सिर्फ इतना ही विषय नहीं था कि 8 करोड़ की जनता को हमने चूल्हा दे दिया, सिलेंडर दे दिया, नहीं। यह इससे कहीं डीप इंपैक्ट रखने वाला कार्यक्रम है। यहां बैठे हमारे अश्विनी शर्मा जी पठानकोट के गांव में घूमते रहे हैं, हमारे हिमाचल में भी जाते रहे हैं। आपको मालूम होगा, आपके ध्यान में होगा कि हमारी बहनें सुबेरे 4 बजे उठ करके अपने दैनिक जीवन से निवृत्त होकर के क्या वो जंगलों में जाकर के अपने बच्चों के साथ पेड़ की लकड़ियां काट करके ला करके चूल्हा नहीं जलाती थी? क्या हमको ध्यान में है कि उस समय कोई ना कोई गांव में कोई ना कोई महिला या कोई ना कोई पुरुष पेड़ से गिर करके अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा के बैठा हुआ होता था? क्या हमारे ध्यान में है कि उस समय सुबह की चाय बनाने के लिए अगर 6 बजे चाय देनी है तो 4 बजे घर से निकलना पड़ता था? क्या हमारे ध्यान में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है कि 1 घंटे के अंदर जो महिला चूल्हे के नजदीक रहती हैं वो अपने फेफड़ों में कम से कम 400 सिगरेट का धुआं ले लेती हैं। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। तो आप समझिए कि यह सिलेंडर देकर के 8 करोड़ बहनों को, जो समाज की बिल्कुल वंचित, बिल्कुल जो सबसे नीचे पायदान पे खड़े परिवार थे, उनको जो इसकी स्ट्रेंथ दी गई, तो यह उज्ज्वला योजना अपने आप में भारत के तस्वीर और तकदीर को बदलने में कितना बड़ा कैटलिस्ट का काम किया है, इसको हमको समझना चाहिए। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ उज्ज्वला योजना। आपको मालूम होगा कि इसकी सारी डिस्बर्समेंट जो थी पहल योजना के तहत, विच इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट स्कीम को डीबीटी के माध्यम से पहल के दृष्टि से किया गया और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया। और यह सोशियो इकोनॉमिक चेंज का, स्टेटस ऑफ वुमेन का सबसे बड़ा कैटलिस्ट एजेंट बना। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह उज्ज्वला योजना का हमको इंपैक्ट पड़ा है, यह हमारे ध्यान में आना चाहिए। उसी तरीके से उजाला योजना, आप बताइए, जब मोदी जी ने सरकार संभाली तो लगभग 18,000 गांव बिना बिजली के थे। नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट इज द लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? उनकी क्या स्थिति होगी शिक्षा की, उनकी क्या स्थिति होगी जानकारियों की, वो किस अभाव में जी रहे थे। ये 21वीं शताब्दी का भारत था और ये 21वीं शताब्दी का गांव था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 के 18,000 गांवों को समयबद्ध तरीके से उनको इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया और उनको प्रोग्राम के तहत इस वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम को किया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। एक बात समझनी चाहिए, जो कुछ भी भारत में मोदी जी करते हैं, इट बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम, जिसको हमको समझना चाहिए। हाउ डीप इज द इंपैक्ट, इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें अपने उजाला योजना की, तो जहां हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, वहीं एलईडी बल्ब्स, 32 करोड़ एलईडी बल्ब्स
और 71 लाख एलईडी ट्यूब्स और 23,27,000 हमारे एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट फैंस, इसका भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और यह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से लगभग 47.09 किलो वॉट्स आवर्स यह हमारे को पर ईयर हमारी सेविंग हुई है। दिस हैज बीन द सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके का हमारे को यह पेटेंट टूल के माध्यम से यह सोशल चेंज आया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और उस समय चर्चा चली कि प्रधानमंत्री जी ये सफाई का अभियान ले रहे हैं, ये छोटे छोटे काम से क्या फर्क पड़ता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2014 में ओपन डेफिकेशन फ्री, जो मानवता के लिए एक अभिशाप था, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था अपने दैनंदिन जीवन के कार्य को करने के लिए, और सूर्योदय से पहले उनको अपना दैनंदिन जीवन पूरा करना पड़ता था, क्योंकि उनको घर से बाहर, गांव से बाहर, खेतों में जाना पड़ता था। 36% सिर्फ ओपन डेफिकेशन था, 36%। आज मोदी जी के नेतृत्व में 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ हो चुका है। हर गांव में, हर जगह पर स्वच्छता की दृष्टि से, सैनिटेशन की दृष्टि से टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है। 10 करोड़ 28 लाख टॉयलेट्स बने हैं, विच इज इक्वल टू 99.96%। यह है स्वच्छ भारत अभियान का इंपैक्ट। अब आप कहेंगे कि टॉयलेट बन गए, बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छा नहीं, इसका भी इंपैक्ट हमको समझना चाहिए। अंडर 5 मॉर्टैलिटी, यानी 5 साल से नीचे के बच्चे, इनकी डेथ रेट में, मॉर्टैलिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि डायरिया से और कॉलेरा से मरने वाले लोगों की और मलेरिया से मरने वालों की संख्या बच्चों की अत्यधिक थी। उस पर इसका इंपैक्ट पड़ा है। यह भी हमको हेल्थ दृष्टि से समझना चाहिए। और आने वाले समय में हेल्थ इंडिकेटर्स इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज ए सीरियस अपराइज एंड देयर इज ये जो फॉल था मॉर्टैलिटी रेट में, अंडर 5 मॉर्टैलिटी में, इसमें बहुत ज्यादा सुधार आया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक कभी किसानों के बारे में लोगों ने बात तो बहुत की, चर्चा तो बहुत की, किसानों के नेता भी रहे, लेकिन किसानों के लिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की जब बात आई तो कुछ भी नहीं हो पाया, यह हमको मालूम है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ 64 लाख किसानों को, 8 करोड़ 64 लाख किसानों को 2,000 रुपए और 2,000 रुपए, 6,000 रुपए की सालाना किश्त, यह देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में किया। और आपको शायद ध्यान में आया होगा कि यह कोरोना काल में, लॉकडाउन में, देखिए जब प्रधानमंत्री कहते थे कि जनधन में खाता खोलो तो लोग मजाक बनाते थे। खाता खोलने का कारण क्या है, खाता खोलने से फायदा क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा 0 बैलेंस पर आप खाता खोलिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज 40 करोड़ लोगों ने खाता खोला है, जिसमें से आधी महिलाएं हैं। और ये महिलाएं आधी हैं, और 3.25 करोड़ सिर्फ खाते खुले थे 2014 तक, और आज 40 करोड़ लोगों ने खाता खोला है। इस खाते के माध्यम से 8 करोड़ 64 लाख लोगों के खाते में 2,000 रुपए की किश्त गई है इस कोरोना संक्रमण में। कोरोना में आप बताइए 2,000 रुपए कौन पहुंचाता, कैसे पहुंचाता, लेकिन किसान के खाते में डायरेक्ट चला गया। उसी तरीके से 20 करोड़ बहनों के खाते में 1,500 रुपए, 500 रुपए 3 महीने तक, 500 रुपीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में गया है और उनको उसका लाभ मिला है। उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपने परिवार की जीवन की रक्षा की, अपने बच्चों की रक्षा की है। इसको हमको समझना चाहिए। अभी अभी मोदी जी ने 5 दिन पहले छठी किश्त भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, उसको भी घोषित की है, उसको भी डिक्लेयर किया है, और लगभग 1,700 करोड़ रुपए यह भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को पहुंच रहा है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मनरेगा, यही मनरेगा था
गड्ढे खोदो सिर्फ, और जिसको कहते हैं कि एक जॉब एम्प्लॉयमेंट का कार्यक्रम था। लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ असेट क्रिएशन होना चाहिए, यह मोदी जी ने किया है। जॉब का एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, गारंटी भी होनी चाहिए जॉब्स की, लेकिन जॉब्स की गारंटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एसेट क्रिएशन भी होना चाहिए। इस पर भी ध्यान दिया गया, इसलिए इसके वेरिएशन को इसको बढ़ा दिया गया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसको काम किया गया। यूपीए के जमाने में टाइमली डिस्पर्सल वॉज ओनली 34%। नाउ इन मनरेगा द डिस्पोजल इज 99% टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल ऑफ फंड्स का जो है वो 99% हो गया है। इसको हमको समझना चाहिए। अभी कोरोना काल में जिस तरीके से हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया, अब आप देखिए सारा देश लॉकडाउन हुआ था। प्रधानमंत्री जी हैव टेकन ए वेरी बोल्ड एंड ए वेरी टाइमली डिसीजन। लेकिन जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन जनरल असेंबली में यूएन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एड्रेस्ड द हेल्थ इश्यूज, अलॉन्ग विद द हेल्थ इश्यूज ही हैज एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इश्यूज ऑल्सो, इसको भी उन्होंने कहा। और इस दृष्टि से अगर हम ध्यान में लें तो हमारे ध्यान में आता है कि 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था नवंबर महीने तक 80 करोड़ की जनता के लिए किया गया, फॉर 80 करोड़ पीपल। कोई भूखा ना रहे, कोई अन्न के बगैर ना रहे। यह है अंत्योदय, यह है फैसला लेने वाले प्रधान सेवक का वह मंशा कि अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ होना चाहिए, यह दिखाया है। यह थी बलराम दास टंडन जी का सपना, जिसको आज साकार होते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं। इसके लिए दिया था उन्होंने, जीवन में अपना राजनीतिक जीवन लगाया था, अपना सामाजिक जीवन लगाया था, उसको आज साकार होते हुए हमको देखने का मौका मिल रहा है। यह कहना आसान नहीं है। 80 करोड़ की जनता को 9 महीने तक पूरी की पूरे राशन के साथ व्यवस्था करना। इतना ही नहीं, 20 करोड़ जनता को, हमारी बहनों को 1500 रुपए उनके खाते में डालना 3 महीने के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए 1000 रुपए डालना, और वो भी दिव्यांग, वृद्धा और इनके लिए अपने विधवा बहनों के लिए, ये इसके लिए खातों में, अकाउंट्स में उनके पैसे डालना। इसके साथ साथ 8 करोड़ बहनों को 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए वो भी मुफ्त मुहैया कराना, यह भी उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम किया गया और गरीब कल्याण पैकेज को आगे बढ़ाया गया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आपदा को अवसर में बदलना है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। यह पैकेज बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है। यह पैकेज एयर स्पेस से भी जुड़ा हुआ है, यह पैकेज माइनिंग से भी जुड़ा हुआ है, यह पैकेज कोल से भी जुड़ा हुआ है, यह पैकेज एयर स्पेस से भी जुड़ा हुआ है, यह पैकेज आर्मी के दृष्टि से जिसको हम कहते हैं कि घरेलू उत्पाद, यानी हमारे घर में ही इसका प्रोडक्शन हो, इससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा यह आत्मनिर्भर पैकेज जो जुड़ा है, वह जुड़ा है जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर पैकेज की दृष्टि से, वो है एमएसएमई सेक्टर, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, वो है वोकल फॉर लोकल। इन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि एमएसएमई सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल लोन देने की व्यवस्था की गई है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा डिस्पर्स हो चुका है। उसी तरीके से ये एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात हुई है। किसानों की तस्वीर बदल जाएगी 2 साल बाद। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, वो वैल्यू एडिशन जो देगा और वो जो सप्लाई चेन की कनेक्टिविटी को डेवलप करेगा, यह अपने आप में किसान की तस्वीर बदलेगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं, ये ठीक है कि आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, लेकिन अश्विनी हमारे पंजाब के हैं नेता, उनको किसानों की चिंता करनी है। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएं और उनके माध्यम से इस 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा उठाएं
और इस फार्म गेट के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएं, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। इसको हम करेंगे तो उससे निश्चित रूप से हमको लाभ मिलने वाला है। इसको भी हमको सोचने की जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है। आप चंडीगढ़ में रहते हैं, आप बताइए, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का सहायता देना, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं इस देश में। प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपीज हैव बीन केप्ट ओनली फॉर दिस। I would request that in Chandigarh, no street vendor should be left. In Amritsar, no street vendor should be left. Everybody should be given that facility, and that facility has to be given. इसको हमको ध्यान में रख करके करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आज ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं, आपने व्याख्यान बलराम जी दास टंडन जी के ऊपर रखा था। बलराम जी दास टंडन जी जिन बातों को लेकर चले थे, उन बातों को स्कीम के रूप में रखते हुए आज उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। वो इसलिए शेयर करना चाहते थे कि किसी का जीवन, राजनीतिक जीवन, वो व्यर्थ नहीं गया, वो सार्थक रहा। उनका जीवन सार्थक रहा। जिन रास्तों पर चलने के लिए उन्होंने कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को ये खुशी है कि ये सौभाग्य मिल रहा है कि जिस आइडियोलॉजी के लिए हम सब लोगों ने, जब पाने को कुछ नहीं था, खोने को सब कुछ था, तब चले थे, उसको आज जब हम साकार होते देखते हैं तो हम पाते हैं कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता एक क्रूसेडर के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी बातों को नीचे जमीनी स्तर पर उतारने का प्रयास कर रहा है, जिसने भारत की तस्वीर को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। इंडिया हैज बिकम एन इंटरनेशनल पावर इन द सेंस हमारी पहचान को दुनिया मानने लगी है। और मोदी जी के नेतृत्व में आम आदमी का विकास, जिस तरीके से सर्वांगीण विकास में इन स्कीमों ने योगदान किया है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अंत में सिर्फ आपसे एक आयुष्मान भारत के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, विच इज अगेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम। वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बीन टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हमारा आयुष्मान भारत देखो आप, 55 करोड़ लोगों को, और ये 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज, 1385 बीमारियों से और पैकेज के माध्यम से ये देना, और लगभग 1 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। और यह हमारा आत्मनिर्भर आयुष्मान भारत जो है, ये अगर हम सारे अमेरिका की जनसंख्या बना लें, सारे कनाडा की जनसंख्या जोड़ लें और मेक्सिको की जनसंख्या जोड़ लें, ये तीनों को जोड़ लें तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। 55 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन द बेनिफिट। इसको हमको समझना चाहिए, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल प्रोग्राम। It is a program where 5 lakh rupees have been given for every family, for every 55 crore family for every year. इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने एक बनाया है, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। इसका फायदा कौन उठा रहा है? गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े। तो आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब मैं बलराम जी दास टंडन जी के व्याख्यान माला में बोलने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैं इस बात का संतोष जता सकता हूं कि जिन बातों के लिए उन्होंने जीवन लगाया, जिस आइडियोलॉजी के लिए उन्होंने जीवन लगाया, उसको साकार करने में हम सब लोग आज तत्पर हैं, और वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने मेरी बातों को सुना, और फिर से संजय टंडन जी मुझे आने का आमंत्रित किया, इसके लिए उनका विशेष धन्यवाद। टंडन परिवार का धन्यवाद, भाभी जी का धन्यवाद, माता जी को मेरा नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।